नमस्कार। एक्टिव सीनियर्स एट रिटायरमेंट के प्लेटफॉर्म पर मसाला चाय विद राजीव खुराना में आपका स्वागत है। गजेंद्र, आपका कब कहाँ है मसाला चाय के लिए? ये अरे रहा। वाह, आप भी रेडी हैं। एक्सलेंट। नमस्कार दोस्तों। और इस चाय के कन्वर्सेशन में हम चार चीजों का ख्याल रखते हैं: CHAI, चैटिंग, हैकिंग, एडवाइजिंग और इग्नाइटिंग। ये एक गुफ्तगू है जो बड़ी स्पीड से चलेगी और 20 मिनट की होगी, जिसके अंदर कुछ पॉइंटेड सवाल मैं अपने मित्र गजेंद्र चंदेल के साथ करना चाहूंगा, जिन्होंने टाटास के साथ CHRO का रोल निभाया और अब बहुत समय इन्वेस्टिंग में, मेंटरिंग में और अलग अलग कंपनीज के डायरेक्टरशिप के रोल में लगाते हैं। मैं इससे ज़्यादा लंबी इंट्रोडक्शन नहीं लूंगा, क्योंकि इसमें ही कुछ घंटे लग सकते हैं। और मैं इनके साथ सीधे ब्लंट सवाल करूंगा और उम्मीद करता हूं कि इनके आंसर्स भी उतने ही ब्लंट पैने होंगे। मैं चाहूंगा आप लोगों से कि आप YouTube के इस चैनल पे को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ फेसबुक पर भी हमारा एक अलग ग्रुप है, एक्टिव सीनियर्स एट रिटायरमेंट, उसे ज्वाइन करें। ये नमस्ते वाला ग्रुप नहीं है, गुड मॉर्निंग वाला ग्रुप नहीं है। ये बड़े फोकस्ड एक्टिव सीनियर्स के ऊपर है, क्योंकि 60 की एज के ऊपर हम कहते हैं कि रिटायरमेंट होनी चाहिए, तो अमेरिका का प्रेसिडेंट तो 78 के आसपास है और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी 74 के आसपास है। अगर वो एक्टिव हैं तो फिर हम इनएक्टिव कैसे हो सकते हैं? इसीलिए ये प्रोग्राम एक्टिव सीनियर्स एट रिटायरमेंट के प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ लेकर आए हैं, मसाला चाय विद राजीव खुराना। और आज का हमारा टॉपिक है, क्या सीनियर्स स्टार्टअप करें? अब KFC का फाउंडर 65 प्लस की एज पर उन्होंने KFC स्टार्ट किया और आज KFC एक ग्लोबल ब्रांड है। और अक्सर हमारे परिवारों में कहा जाता है, ये समय है ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ खेलने कूदने का, ना कि स्टार्टअप्स करने का। इसलिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग विषय जिसके ऊपर मैं गजेंद्र चंदेल के साथ बात करूंगा कि क्या सीनियर्स स्टार्टअप करें। गजेंद्र, जनरली हम कहते हैं स्टार्टअप, तो स्टार्टअप तो भाई शुरू से होते आए हैं। कोई भी बिजनेस को आप शुरू करो तो वो स्टार्टअप है। तो आजकल के इस स्टार्टअप वर्ल्ड में ऐसा क्या ग्लैमर है जो पहले नहीं था? हाँ जी। नमस्कार दोस्तों। आई थिंक जो आज का टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लिया है राजीव ने। और जो सवाल पूछा है ये बड़ा सिंपल मेरे को लगता है। वो इसलिए कि एक तो स्टार्टअप वर्ल्ड के साथ जुड़ा हुआ हूँ पिछले कुछ सालों से। दूसरा, आजकल बहुत बातचीत होती है इसके बारे में, क्योंकि मीडिया में ये बहुत बार कहा जाता है, सुना जाता है, बोला जाता है। और सिर्फ स्टार्टअप वर्ल्ड जो मतलब स्टार्टअप के फाउंडर्स से ही नहीं, बल्कि ये बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के साथ जुड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा जो है वो इन्वेस्टर्स इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि स्टार्टअप्स का जो एक बहुत अहम हिस्सा है, जो अहम पार्ट है, वो इन्वेस्टर्स है। दूसरा जो इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ है वो गवर्नमेंट का पार्ट है। और इंडिया में गवर्नमेंट इसको बहुत बढ़ावा दे रही है, तो इसलिए ये बहुत चर्चा में है। तीसरा, पिछले कुछ सालों में खासकर से के 2019, 20, 21, 22 में बहुत सारे स्टार्टअप्स जो हैं उनकी वैल्यूएशंस बहुत तेजी से बढ़ी। और बहुत नंबर्स इंडिया में जो यूनिकॉर्न्स बने उसकी वजह से। और चौथा जो रीजन मैं देखता हूँ मीडिया के अंदर, जैसे वो सोनी टीवी पे शार्क टैंक आता है तो उसकी वजह से बहुत पॉपुलर हो गया है। तो ओवरऑल आई थिंक ये बिल्कुल सही है कि ये पॉपुलर होना चाहिए, बिकॉज मैं ये बिलीव करता हूँ कि जैसे
यूएस में या दूसरे बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज में इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, भारत से क्यों नहीं हो सकते? तो ये अब ये बहुत अच्छा है कि गजेंद्र, एक बड़ी बहुत सारे। इंटरेस्टिंग बात मैं अक्सर अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी लोगों से जिक्र करता हूँ कि जब एडम एंड ईव ने पहला एप्पल खाया और उनको लगा कि भाई दुनिया की शुरुआत तो हमें ही करनी पड़ेगी, तो फिर उन्हें कौन सी कंपनी ने जॉब दी, कहां से अपॉइंटमेंट लेटर मिला? अब किसी के पास तो जवाब नहीं होता, क्योंकि सदियों की सदियों व्यक्ति को अपना काम खुद ही करना पड़ा। तो इसका मतलब तो बड़ा क्लियर है कि हम सभी के सभी बॉर्न एज एन एंटरप्रेन्योर हैं, लेकिन शायद हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमें फोकस 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 कराते हुए जॉब्स के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। और इसलिए जब हम कॉलेज में आजकल जाकर एंटरप्रेन्योरशिप की बातें भी करते हैं, तो शायद 5 से 10% बच्चे ही हैं जो सोचते हैं कि वो एंटरप्रेन्योर बन पाएंगे। अब मुद्दा ये है कि अधिकांश एक्टिव सीनियर्स जॉब के रूट से रिटायर हो गए और अब वो रिटायरमेंट की फेज में है। टायर बदलेंगे, गाड़ी वैसे की वैसी दौड़ेगी। तो अब इस स्टेज के ऊपर अक्सर लोग कहते हैं चलो पीएफ का पैसा आ गया, कुछ और सेविंग्स भी थी और बच्चे बड़े हो गए, अब वो कहते हैं कि चलो जी बिजनेस करते हैं। तो क्या 60+ की एज पे रिटायरमेंट के पश्चात रिटायरमेंट करते हुए शुड दे बी स्टार्टिंग देयर ओन वेंचर्स? आपका क्या ओपिनियन है इस पे? देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप तो एक ऐसा सफर है जहां पे जो एंट्री टिकट है वो एज नहीं है, हम्म। बल्कि थिंकिंग है, सोच है। बहुत बढ़िया। हम्म। 20s में बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स आप देखेंगे 20s या 30s में, उनमें एनर्जी बहुत होती है, हम्म। लेकिन उनमें क्लैरिटी, शार्प जजमेंट, ये बहुत कम होता है। जो कि 50s या 60s के अंदर जो लोग हैं, आजकल लोग रिटायर भी जल्दी होने लगे हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी चेंजेस और ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस की वजह से। सो जरूरी नहीं है कि 60, बट वो 50, 55, 60 जब भी रिटायर होते हैं। तो मेरे हिसाब से तो सच्चाई तो यही है कि सही उम्र एंटरप्रेन्योरशिप की तब है जब आप तैयार हों, आप तन मन धन से तैयार हों, और उसके अंदर मन जो है वो सेंट्रल है। आई थिंक जब आपने आप बिल्कुल सही एक्शन को बात कही करने है को कि तैयार हो। जहां जहां आंख खुल जाए उसे ही सवेरा समझिए। और ये बिल्कुल बिल्कुल। सोच के बैठिए कि एक दिन मैंने अपना बिजनेस या अपनी एंटरप्राइज या अपनी कंसल्टिंग शुरू करनी है, तो राइट। चलिए अब समय आ गया अपने आप को रिटायर करने का। बट जब हम रिटायर करने की बात करते हैं तो हमारी समस्या ये भी है कि कॉर्पोरेट की जॉब हो या सरकारी जॉब हो या पब्लिक सेक्टर की जॉब हो, एक ढर्रे पे जिंदगी चल रही है। वही सिस्टम्स के कंप्लायंसेस, वही एग्जीक्यूशन। तो बोझ कुछ तो हमें छोड़ना पड़ेगा ताकि हम नए सिरे से नए बिजनेस को समझते हुए काम करें, क्योंकि तब हमारा कंपटीशन अब काफी यंगस्टर्स के साथ भी होने वाला है, काफी उन लोगों के साथ है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले अनलर्निंग के लिए एक्टिव सीनियर्स को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये अपने अपने आप को इवेल्युएट करना है। हम्म। जैसे मैंने बोला कि आप तन मन धन से तैयार हो, उसमें मन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम्म। क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है, मैच्योरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग है, आपके पास डीप एक्सपीरियंस है। अम, आपके पास शायद उतनी एनर्जी नहीं हो, शायद, पर मैंने देखा है कि आजकल बहुत सारे 50s और 60s में हैं जिनमें एनर्जी लेवल्स भी बहुत हाई हैं। हम्म। और जैसे राजीव आपने बताया, जो शुरू में एग्जांपल्स दिए, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी है या हम्म। प्रेसिडेंट ट्रम्प है, हम्म। बहुत हाई एनर्जी लेवल्स हैं उनके। एब्सोल्युटली। तो एब्सोल्युटली। ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो जिनमें एनर्जी लेवल भी बहुत है। तो कई बार लोग बोलते हैं कि यार, ये स्टार्टअप कब स्टार्ट करना चाहिए, हम्म। 60+ पे करें या नहीं करें। तो हम्म। कई बार लोग हंसी भी उड़ाते हैं, मैंने ग्रुप्स में देखा है, कहीं कॉन्फ्रेंसेस वगैरह के अंदर। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि भाई, जो यंगर फाउंडर्स हैं वो, उनमें एनर्जी होगी, थोड़े फ्लैशी भी होंगे, हम्म। जबकि जो एग्जीक्यूशन की कैपेबिलिटी है
रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो है वो सरप्राइजिंगली इन 50s 60s 70s वालों में बहुत हाई होती है, हम्म। तो मोस्टली लोग रियलाइज नहीं करते हैं। और ये एंटरप्रेन्योरशिप का पहला स्टेप है। आइडियाज पूरी दुनिया के पास हैं, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, उसका डीप एक्सपीरियंस और रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो है वो अगर है आप में तो आप जरूर बट आपने एक एंटरप्रेन्योर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, माइंडसेट शिफ्ट। मैं क्रिकेट का एग्जांपल लेता हूँ, जो कि टेस्ट मैचेस खेला करते थे 5 डेज का, उसका स्किल सेट माइंड सेट अलग होता था। फिर वनडे आया तो हमने कहा कि अब अलग तरीके से खेलना पड़ेगा, और अब T20 की बात हो रही है, जिसके अंदर स्पीड भी बड़ी ज़रूरी है, एजिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब व्यक्ति जॉब में है, जो 5 डेज के हिसाब से टेस्ट मैच खेलता हुआ आ रहा है, उसको ऑल ऑफ ए सडन जब स्टार्टअप में आएगा और डिमांड एकदम से बढ़ेगी, बिकॉज फिर ना 5 डेज ए वीक होगा। मैं जनरली बोलता हूँ 9 to 5 की जॉब रहेगी नहीं, 5 to 9 की बात करते हो तो आ जाओ। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर कुछ लोग प्लान कर रहे हैं कि चलो अब मुझे स्टार्टअप के लिए तैयारी कर देनी चाहिए वाइल इन द जॉब, तो उन्हें क्या क्या करना चाहिए? आई थिंक वो जो मैंने पहले कहा, सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि मेरे को ये करना है। हम्म। और वो करने के लिए दो तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। एक, अपनी माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, आपका पर्पस क्या है, आप करना क्या चाहते हैं। सेकंड, आपके माइंड में ये भी क्लैरिटी होनी चाहिए, और वो दूसरे आसपास के लोगों से बातचीत करके, फैमिली से, फ्रेंड से बातचीत करने के लिए, कि वो आपको ऐसा देखते हैं। और उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी लर्निंग एबिलिटी, जी। सीखने और बदलने को तैयार हो आप, जो बहुत सारों में नहीं होती है। अब तो मुद्दा ये भी उसके आता लिए है अपनी, गजेंद्र, सॉरी मैं आपकी बीच में, तो आपकी टेंको टेम्पो हमारा बना रहे और हम फटाफट तेजी से बात करें, तो हमारे को हाँ, ये भी समझना पड़ेगा यार कौन से एरिया में बात करें। क्या मैंने कभी मैन्युफैक्चरिंग नहीं की, शुड आई गेट इनटू मैन्युफैक्चरिंग, शुड आई गेट इनटू सर्विसेज, शुड आई गेट इनटू कंसल्टिंग, टीचिंग? क्या तरह का एरिया है जो शायद एक्टिव सीनियर्स जल्दी अडॉप्ट कर पाएंगे और कामयाब हो पाएंगे? और क्या सोशल एंटरप्राइजेज भी एक स्टार्टअप का हिस्सा बन सकती है? बिल्कुल सोशल एंटरप्राइजेस तो स्टार्टअप का हिस्सा बहुत बड़ा बन सकती हैं एक्चुअली। हम्म। और सोशल एंटरप्राइजेस में इनर्जी और कॉन्सेप्ट्स के अलावा एक्चुअली एक्सपीरियंस और एबिलिटी टू हैंडल कॉम्प्लेक्स टास्क जिसको बोलते हैं, जिसका मतलब सिंपल तरीके में यह है कि बहुत सारी डिमांड्स एक साथ आ गई तो उसको हैंडल कर सके। एग्जैक्टली। वो ये जो सीनियर लोग हैं जिसकी आप राजीव बात कर रहे हो, रिटायरमेंट की, रिटायरमेंट, रिटायरमेंट, वो यस। जो हैं वो लोग उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो हम्म। आपको ये देखना है आपका पैशन क्या है और हम्म। आपका एक्सपीरियंस क्या है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखना है। तो आप उसी फील्ड में एंटर कीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बता सकता हूं, दो तीन एग्जाम्पल देता हूं वेरी क्विकली। अगर आप हॉस्पिटैलिटी या सोशलाइजिंग में बहुत इंटरेस्ट है आपका, तो आप एक नीश, फॉर एग्जाम्पल होम स्टेस या दैट्स राइट। कफेज, इसमें एंटर कर सकते हो। हम्म। टीचिंग में बहुत इंटरेस्ट है आपका, कि हम्म। लोगों को सिखाने में, ट्रेनिंग में, एजुकेशन में बहुत है, तो यू कैन स्टार्ट विद स्किल बेस्ड वर्कशॉप्स। यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो आप जी। अपना, हम्म। कि आपने इम्पार्ट करनी है वो एजुकेशन लोगों को जो आपने पिछले 30-40 साल में हासिल किया है या सीखी है। एब्सोल्युटली। या फिर आप बुटीक कंसल्टेंसी एडवाइजरी में जा सकते हो, क्योंकि आपका उस फील्ड में एक स्पेशलाइज्ड एक्सपीरियंस है, डीप एक्सपीरियंस है। हम्म। सो आप किसी भी इन फील्ड्स में जा सकते हो, बट यू शुड बी वेरी क्लियर कि मेरा लाइफ में पर्पस क्या है, और मैं बदलने के और सीखने को तैयार हूं, और एक अपनी टीम बना सकूं उसी हिसाब से। अच्छा, हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि स्टार्टअप का मतलब ये नहीं है कि इस एज के ऊपर हम एक यूनिकॉर्न क्रिएट करने की कोशिश करें, वो पॉसिबिलिटी है। लेकिन इवन एक छोटा एक्टिविटी भी जो मुझे मीनिंगफुली एंगेज कर सकती है, वो एक अच्छा स्टार्टअप हो सकता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक ये जो यूनिकॉर्न्स का हाइप है, ये ज्यादा हाइप जो है वो इन्वेस्टर्स की वजह से हुआ है। हम्म। बट ये जो लोग जिनके पास डीप एक्सपीरियंस है हम्म। और जिनके पास वो मैच्योरिटी है, हम्म। वो ये जानते हैं कि जो लाइफ है वो यूनिकॉर्न्स के परे है, आगे है। जी। तो
पर्पस ये नहीं है कि मेरे को यूनिकॉर्न बनाना है या इतने मिलियन डॉलर का एंटरप्राइज बनाना है। मोस्टली मैंने देखा है जो लोग लेट एज में स्टार्ट करते हैं वो लोग नॉर्मली फोकस करते हैं इम्पैक्ट के ऊपर। हम्म। सो वो वैल्यूएशन से ज्यादा वैल्यू पे, वैल्यू एंड वैल्यूज पे ज्यादा ध्यान रखते हैं कि मैंने कितनी लाइव्स को इम्पैक्ट किया, मैंने कितने लोगों को इम्पैक्ट किया, मैंने कौन से किस सोसाइटी के किस पार्ट को इम्पैक्ट किया। आई थिंक वो उसमें ज्यादा, और पार्टनरशिप्स जो हैं बनाने में, उनको मेंटेन करने में, उनको ग्रो करने में ये लोग बहुत कामयाब रहते हैं मेरे हिसाब से। इनफैक्ट मैंने तो उल्टा देखा है कि यंगर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो चाहते हैं कि उनको कोई एक सीजन्ड सीनियर उनको मिले, चाहे वो मेंटर के या की तरह हो या फिर उनका एडवाइजरी बोर्ड मेंबर हो, पर होता वही है। हाँ, वो सब्जेक्ट को हम किसी और दिन लेंगे, क्योंकि उसके अंदर नॉर्मली द मल्टीपल इश्यूज आ जाती हैं। वो कहते हैं जी हम तो मेंटर को पे नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम उनको जो है एक स्टेक दे देंगे। तो अगर आप स्टेक लेने को तैयार हैं तो बात कीजिए, अदरवाइज think in terms of setting up your own startup. Now, when we talk about funding, तो हम्म। जनरली अब सोचने की बात आती है कि क्या इसे हम बूटस्ट्रैप करें, अपनी जेब से निकालें, या फिर हम किसी वेंचर फंड के पास जाएं, या बैंक के पास जाएं, या अपनी एफडीज के अगेंस्ट लोन लेके चलें, या रिश्तेदारों से बात करें। बिकॉज वो एस कर्व जो है, वैली ऑफ डेथ, जहाँ के ऊपर आपको अपना प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट लाने के चक्कर में अपने ही पैसे लगाने पड़ेंगे। तो इस टेक्निकलिटी के ऊपर जरा थोड़ा सा आप एक्सपर्ट के माध्यम से बात कीजिए, क्योंकि मैं तो एक बिल्कुल नॉविस की तरह आपसे इस बारे में बात पूछ रहा हूँ। देखिए नॉर्मली क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स है या फंड रिक्वायरमेंट्स है वो डिफरेंट किस्म के स्टार्टअप्स में डिफरेंट वॉल्यूम और वैल्यू की होती है। हम्म। अगर आप डीप टेक्नोलॉजी के अंदर जाएंगे तो उसमें काफी समय लगता है और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है, तो उसकी अप्रोच अलग होगी। ओके। अगर आप जाते हैं कुछ सर्विसेज में फॉर एग्जांपल, या जनरल मार्केट प्रोडक्ट्स में अगर जाते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं लगती है, और टाइम भी, टाइम टू मार्केट जिसको बोलते हैं, और कॉस्ट टू मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो जेस्टेशन गैप कम होता है, बिल्कुल। जेस्टेशन गैप कम होता है, रिस्क्स भी लोअर होते हैं, जी। और आपका एक्सपीरियंस जो है वो मोस्टली उसमें ज्यादा काम आने के चांस हैं। तो आप कहना ये चाहते हैं कि अगर आप जेस्टेशन गैप कम हो और आप इमीडिएटली कुछ ना कुछ करने को तैयार बैठे और 3 से 6 महीने के अंदर आपकी रिकवरी भी आनी शुरू हो जाए, तो इट इज़ बेटर कि आप इसे बूटस्ट्रैप करें, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के हिसाब से इसे शुरू करें। और हाँ, उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, अगर फंडिंग की आवश्यकता होगी तो आप बोरो कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल। अगर आपके पास कोई ऐसा टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस है जिसके ऊपर आपके पास कुछ आइडियाज़ हैं जहाँ पर फंडिंग की ज़रूरत है, तो फिर आप डेफिनेटली आप एंजल फंड्स या वेंचर फंड्स के ऊपर जा सकते हैं। एम आई राइट विद बिल्कुल। दैट? बट जनरली मैंने ये देखा है कि जितने इन्वेस्टर्स होते हैं वो आपकी उम्र को देख के, बहुत साल पहले मेरी बात हो रही थी किसी के साथ, तो उन्होंने हम्म। कहा कि नहीं, अब आपकी उम्र ऐसी हो गई है कि अगर आपके साथ कुछ हो गया तो हमारी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। मुझे हंसी तो ज़रूर आई, बट उनकी बात में भी मुझे लॉजिक लगा कि भैया साथ में कुछ यंगस्टर्स भी लेके चलें जो कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन कर सके। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? ये बिल्कुल सही है राजीव, और सच्ची बताऊं तो इन्वेस्टर्स जरूर हिचकिचाते हैं। हम्म। उनकी चिंता, पहली चिंता ये होती है कि स्केलेबिलिटी कैसे आएगी। हम्म। दूसरी होती है कि वो पेस कैसे बनेगी हम्म। बिजनेस की। और थर्ड ऑफ कोर्स कंटिन्यूटी जो आपने बोला। हम्म। लेकिन अगर सीनियर फाउंडर के साथ एक यंग को फाउंडर और यंगिश को हम्म। फाउंडर जो हम्म। 30s या 40s में हो, ओके। या आप अपनी जब टीम बनाएंगे, वो एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाते हैं, और मैंने देखा बनाते हुए लोगों को, तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो है वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाता है, वो क्विकली बिल्डअप हो जाता है। श्योर। दूसरा है कि जब आप इन्वेस्टर के पास जा रहे हैं, चाहे वो एंजल या वेंचर कैपिटल वाले के पास, आपने अगर प्रोडक्ट मार्केट फिट
देख लिया है ऑलरेडी, तो उनको कॉन्फिडेंस होगा कि ये आप कर सकते हैं। बस हम्म। उन्होंने खाली ये देखना है कि आपके साथ में आपकी टीम कौन है और को फाउंडर्स कौन, ये फिर आपने वो बड़ी, लगाने को तैयार हैं। तो इसलिए अपनी सेहत को मेंटेन रखिए ताकि फंडर को ये तसल्ली रहे कि आप इतनी जल्दी कहीं और जाने वाले नहीं हैं। अपने साथ में एक यंगस्टर रखिए जो कॉम्पिटेंट हो, चाहे वो परिवार का सदस्य हो या आप बाहर से हायर करें या उसको स्टेक दे के एम्प्लॉय करें। लेकिन ये ज़रूरी है ताकि आप किसी को विश्वास दिला सकें कि ये कॉन्टिन्यूटी चलती रहेगी, बिकॉज इमीडिएटली उसकी वैल्यूएशन में इन्वेस्टर इंटरेस्टेड है, नॉट इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। और आजकल ये मुद्दा बड़ा आना शुरू हो गया है कि हर इन्वेस्टर ये कहता है कि मुझे जो है ना वैल्यूएशन चाहिए, ना कि प्रॉफिटेबिलिटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप प्रकाश डालोगे? अ, बिल्कुल सही है ये। बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट विषय है हम्म। और विषय था। पर अब जो है, आई थिंक थोड़ा सा चेंज आ रहा है। थोड़ा स्लो है चेंज, बट डेफिनेटिव चेंज है। हम्म। एक वर्ड है आजकल, आपने भी सुना होगा, पेशेंस कैपिटल। हम्म। तो आजकल लोग जो है, जो इन्वेस्टर्स हैं खास या। करके, हम्म। उन्होंने भी अपनी जो, जिसको बोलते हैं ना बास्केट, उसके अंदर ऐसे इन्वेस्टर, ऐसे फाउंडर्स वो ढूंढते हैं जिनमें वो कुछ पेशेंस कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं। पेशेंस कैपिटल का ये मतलब नहीं कि डाला और भूल गया, हम्म। बट उसके अंदर एक तो छोटे बाइट्स होंगे, जैसे जैसे सक्सेस बढ़ती जाएगी वो डालते जाएंगे। दूसरा, उसका लॉन्गर जेस्टेशन पीरियड होगा, तो वो भी लोग करने को तैयार हैं, क्योंकि श्योर। लोगों ने अपने, जिसको बोलते हैं ना इंग्लिश में, दे हैव बर्न्ड देयर फिंगर्स, हम्म। कि क्विक मनी के चक्कर में। तो हम्म। वो वेंचर कैपिटलिस्ट्स ने भी बहुत सफर किया है, एंजल इन्वेस्टर्स ने भी बहुत सफर किया है, हर टाइप के इन्वेस्टर्स ने सफर करके देख लिया है। हम्म। तो वो लोग जो हैं वो, they are more keen in looking at definitive growth, श्योर। not quick growth for sure. ओके। अच्छा, समय थोड़ा कम है, मैं आपके साथ एक बड़ा पॉइंटेड क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। हमारे व्यूअर्स, उनके पास भी अगर आइडिया हो कि भैया मैं इस चीज़ में स्टार्टअप करना चाहता हूँ और उनको फंडिंग की ज़रूरत हो, और वो आपको या आपके जैसे मित्रों को अप्रोच करना चाहें, तो आप क्या उम्मीद करेंगे? वो क्या होमवर्क करके आपके पास आएं ताकि उनका समय कम लगे, उनकी तैयारी अच्छी हो, और फिर आपको भी इन्वेस्ट करने में सही अपॉर्चुनिटी और मजा आए? सबसे पहले उनको, एज एन इन्वेस्टर मैं भी देखता हूँ, और मेरे जो को इन्वेस्टर्स हैं, और बिकॉज आई ऑल्सो मेंटर सम ऑफ द एंजल प्लेटफॉर्म्स, एंजल इन्वेस्टर प्लेटफॉर्म्स। तो उसके अंदर सबसे पहला ये है कि आपका पैशन जो है ना, आर यू ड्रिवन बाय योर पैशन, या हम्म। आप बोर हो रहे हैं या कुछ करने को नहीं है, तो तब कर रहे हैं। ओके। दूसरा, आप लर्निंग के लिए तैयार हैं, हम्म। आप ओपन हैं, ओपन माइंडेड हैं। हम्म। और तीसरा, आपके पास, थिंक अबाउट इट, कि आपके पास ऐसी क्या अनफेयर एडवांटेज है, जैसे हम्म। डीप एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज है, या ऐसा नेटवर्क है जिसको आप लेवरेज कर सकते हैं अपने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग में, मार्केटिंग में, सेल्स में, किसी में भी। अगर आपके पास है, अगर ये है आपके पास, तो आप बिल्कुल तैयार हैं, और तैयार हो जाइए। आप अपना पिच तैयार कीजिए और आइए। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि बैक ऑफ द एनवलप डिस्कशंस करने पे, कैलकुलेशन करने से स्टार्टअप्स नहीं होते। आपको अपना पूरा होमवर्क करना पड़ेगा। जिस चीज़ के ऊपर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं उस विषय में पूरी तरह से कन्विंस होना पड़ेगा, और फिर अपनी पूरी एक्सेल शीट से लेके प्रेजेंटेशन की तैयारी और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो बात बनेगी। बिल्कुल। ये आसान रास्ता है, लेकिन मेहनत वाला रास्ता है। बिल्कुल। इसलिए स्टार्टअप्स की कोई एज नहीं होती, ये गजेंद्र ने कहा। इसमें माइंडसेट बहुत ज़रूरी है, ये गजेंद्र ने कहा। इसलिए अगर आप करना चाहते हैं तो गो हेड। और थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन मसाला चाय विद राजीव खुराना।
और अगर आपके पास भी कोई आइडिया है जिसके ऊपर आप मसाला चाय विद राजीव खुराना में किसी को गेस्ट के तौर पे बुलाना चाहते हैं, तो ज़रा आइडिया ज़रा हमें भेज दीजिए। और फिर शर्माने की बात नहीं, अगर आप भी बड़े कॉम्पिटेंट हैं और आप भी आना चाहते हैं मेरे प्लेटफॉर्म पे, तो मोस्ट वेलकम। और गजेंद्र से बात शुरू करने से पहले ही मैंने इनफैक्ट सोचा कि क्यों ना मैं ही 4 लाइन की कविता साथ में बोल डालूं। रिटायरमेंट नहीं, ये तो नई उड़ान है, अब हर सपना हकीकत के समान है। तजुर्बा बना ताकत, जोश फिर जवान है। स्टार्टअप की राह में हो सकता आसमां निशान है। तो जरा सोचते रहिए, ये पॉसिबिलिटीज हैं, इन पॉसिबिलिटीज को कैसे हम यूज करेंगे और अपनी कामयाबी को दूसरों के साथ प्रेरणा का एक विषय बनाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ एक्टिव सीनियर्स एट रिटायरमेंट पे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मसादा चाय विद राजीव खुराना। राजीव, एक और बताता हूँ। आपने इतनी कविता पढ़ के सुनाई। वाह, जरूरी नहीं हर उड़ान जवानी में ही हो। क्या बात। परिंदे तो उम्र की ढलान पर भी आसमान छू लेते हैं। बहुत बढ़िया बात कही आपने। इसलिए ये मत सोचिएगा कि बूढ़ा घोड़ा रेस नहीं जीत सकता, क्योंकि आप व्यक्ति हैं, घोड़े नहीं हैं। और ये रेस किसी और के साथ नहीं, अपने साथ है। तो दौड़ते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।